नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 8, जिसका नाम है जैविक प्रक्रियाएं, नियंत्रण एवं समन्वय। तो ये जो नियंत्रण और समन्वय होता है, इसका क्या अर्थ है, इस अध्याय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। जीव के शरीर के अंदर के वातावरण को समान अथवा नियमित भौतिक रासायनिक दशाओं में बनाए रखने की अंतर्निहित प्रवृत्ति समन्वय कहलाती है। ठीक है। तो जीवों के अंदर जो है बहुत सारे रासायनिक पदार्थ जैसे हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, इनका उत्सर्जन होता है। अलग अलग अंगों में उनका अलग अलग प्रभाव होता है। ठीक है। साथ ही जो उसके दैनिक क्रियाकलाप हैं, जैसे चलना फिरना, उठना बैठना, है ना, सोचना आदि, ये सब जो क्रियाएं होती हैं, ये क्रियाएं एक निश्चित क्रम में और सरलता से हो, जिससे जीव को किसी प्रकार की हानि ना पहुँचे। तो इन दशाओं को, इन क्रियाओं को रसायनों के द्वारा और भौतिक क्रियाकलापों के द्वारा एक निश्चित क्रम में करने की जो प्रवृत्ति होती है, अंतर्निहित प्रवृत्ति, वही क्या कहलाती है? समन्वय कहलाती है। समन्वय इसलिए आवश्यक है ताकि इस वातावरण में कोशिकाएं, अंगतंत्र आदि अपने अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक तथा बिना किसी बाधा के संचालित कर सकें। ठीक है। समन्वय बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। देखो, जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, और कोशिकाओं से ऊतक, फिर ऊतक से अंग, और अंग से अंगतंत्र बनता है। प्रत्येक अंगतंत्र अपने अपने कार्य को संपन्न करता है, और उस कार्य का प्रभाव शरीर की प्रत्येक कोशिका पर पड़ता है। तो अंगतंत्र अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक कर सकें, तथा कोशिकाएं भी जो ऊर्जा उत्पादन का अपना कार्य करती हैं, उन्हें कुशलतापूर्वक कर सकें बिना किसी बाधा के, है ना, कोई बाधा उनके मध्य में ना आए। तो इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन है, यानी समन्वय है, उसका होना यहाँ पर अत्यंत ही आवश्यक होता है। अंगतंत्रों के और कोशिकाओं के मध्य समन्वय, संवेदनाओं के मध्य और मस्तिष्क के मध्य समन्वय, इस प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार के समन्वय बनते हैं। ठीक है। विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को कर सकने के लिए विभिन्न तंत्रों में समन्वय आवश्यक है। शरीर की जो सभी जैविक क्रियाएं हैं, वो एक अंग तंत्र में भले ही संपन्न होती हों, लेकिन दूसरा अंग तंत्र भी उनको प्रभावित करता है। ठीक है। तो दो अंग तंत्रों के मध्य में समन्वय होना किसी भी जैविक क्रिया को संपन्न कराने के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। जैसे कौन कौन सी जैविक क्रिया हो सकती है? सीधे शब्दों में हम कहें तो जंतुओं में या पेड़ पौधों में तो हार्मोनल तंत्र का समन्वय होता है, लेकिन जो जंतुओं में समन्वय होता है, वो असल में उनके व्यवहार या क्रियाओं पर नियंत्रण जंतु के शरीर कोशिकाओं के द्वारा, वो ही क्या कहते हैं? समन्वय कहलाता है। इस समन्वय के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आ सकती हैं? चयापचय की क्रियाएं आ सकती हैं, वृद्धि की क्रियाएं आ सकती हैं, प्रजनन की क्रियाएं आ सकती हैं, और इसके अतिरिक्त जो दैनिक क्रियाकलाप हम लोग करते हैं, वे सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। मुख्य रूप से समन्वय तंत्र हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वो कौन कौन सा है। पहला है हमारा रासायनिक समन्वय। ठीक। अब आप यहाँ पर रासायनिक समन्वय की परिभाषा हम लोग आगे चल के देखेंगे। पहला है रासायनिक समन्वय, दूसरा है तंत्रिका समन्वय। अब आइए देखते हैं रासायनिक समन्वय की परिभाषा। ये रही हमारी रासायनिक समन्वय की परिभाषा। रासायनिक पदार्थों जैसे हार्मोन, एंजाइम के द्वारा शरीर में होने वाले क्रियाकलापों को संतुलित करना रासायनिक समन्वय कहलाता है। ठीक है। तो जैसे हम लोग कोई भोज्य पदार्थ खाते हैं, है ना, अब वो बड़े अणु के रूप में उपस्थित है, तो उसको छोटे अणु में तोड़े बिना छोटी आंत के द्वारा उसका अवशोषण नहीं किया जा सकता। तो संतुलन कब बनेगा? जब बड़ा अणु छोटे अणु में टूट जाए। तो इसको करने के लिए हमको कुछ एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसी प्रकार से वृद्धि जैसी क्रियाओं को करने के लिए कोशिकाओं में एक प्रकार का बाह्य उद्दीपन चाहिए होता है, जो कि कुछ हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये क्या कहते हैं? हार्मोन और एंजाइम ऐसे रसायन होते हैं जो जंतुओं के शरीर में होने वाले क्रियाकलापों को संतुलित करते हैं। और क्योंकि ये हार्मोन और एंजाइम मूल रूप से रासायनिक पदार्थ हैं, इसीलिए इनके द्वारा स्थापित समन्वय को रासायनिक समन्वय कहते हैं। चलिए आगे चल के देखते हैं। आगे है दूसरा प्रकार का समन्वय, तंत्रिका समन्वय। तंत्रिका समन्वय मस्तिष्क
स्पाइनल कार्ड यानी मेरुरज्जु तथा तंत्रिका कोशिकाओं की सहायता से बाह्य आंतरिक उद्दीपनों के प्रति समन्वय स्थापित करता है। इसको हम तंत्रिका समन्वय कहते हैं। क्या क्या चीज़ है इसका भाग? मस्तिष्क है, स्पाइनल कार्ड यानी मेरुरज्जु है तथा तंत्रिका तंत्र। ये तीनों मिलकर जब बाहरी और आंतरिक उद्दीपन का अर्थ यह है कि कोई भी वस्तु जो हमको कोई क्रिया करने के लिए प्रेरित करे, कोई क्रिया या वस्तु जो किसी प्रतिक्रिया के लिए हमको प्रेरित करे, उसको हम उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, जैसे पटाखा फूटता है तो हम उसकी ओर देखते हैं, हमारे कानों को उसकी ध्वनि सुनाई देती है, तो ये जो हमारा देखना है वो हमारी क्रिया है, लेकिन इसके लिए हमें प्रेरित किसने किया? तो पटाखे की ध्वनि ने। तो पटाखे की ध्वनि वहाँ पर क्या हुआ? एक उद्दीपन हुआ, है ना। तो तंत्रिका समन्वय मस्तिष्क, स्पाइनल कार्ड यानी मेरुरज्जु तथा तंत्रिका कोशिकाओं की सहायता से बाह्य एवं आंतरिक उद्दीपनों के प्रति समन्वय स्थापित करता है। इसी को हम तंत्रिका समन्वय कहते हैं। अब जो है हमको जो सबसे पहला पढ़ना है वो है तंत्रिका समन्वय। तो चलिए देखते हैं तंत्रिका समन्वय के बारे में। सूचनाओं के संचार से संबंधित अंगों के बारे में हमें कैसे पता चलता है? हमारे देश में सुश्रुत नामक वैज्ञानिक ने लगभग 3000 साल पहले, देखो कब से तंत्रिकी समन्वय के बारे में हमारे देश में ज्ञात है? लगभग 3000 वर्ष पूर्व से जो है भारत में सुश्रुत नामक जो चिकित्सक थे, उन्होंने तंत्रिकी समन्वय में मस्तिष्क की भूमिका को अहम माना है। और आज भी जो मेडिकल साइंस है वो कहता है कि जो मस्तिष्क है वो ही तंत्रिकी समन्वय का केंद्र होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र केवल कुछ जंतुओं में ही होता है, पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। ये तंत्रिका तंत्र छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिनको हम तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं ये किसी तंतु के यानी छोटे छोटे धागों के टुकड़ों के समान होती हैं। शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवेदना पहुंचाती हैं। ठीक है, क्या करती हैं ये? शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवेदनाएं पहुंचाती हैं। ग्राही अंगों एवं अपवाहक अंगों तक तंत्रिकाएं किसी जाल की तरह बिछी हुई होती हैं। ग्राही अंग किसे कहेंगे? जो कि उद्दीपन को ग्रहण करता है। ठीक है, और मस्तिष्क तक जो है उससे ग्राही अंग से संवेदना को ग्रहण करके तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क तक पहुंचाती है। उसी तरीके से तंत्रिका कोशिका अपवाहक अंगों तक, अपवाहक अंग करता है जो मस्तिष्क के संकेतों को प्राप्त करके क्रिया करता है। ठीक है, तो अपवाहक अंगों तक तंत्रिका के कोशिकाओं का जाल बिछा हुआ होता है, जिनका नियंत्रण एवं केंद्रीय स्थल मस्तिष्क होता है। अतः मस्तिष्क एक प्रकार का केंद्रीय तार घर है। ठीक है, आप डाक खाना समझ सकते हो। मस्तिष्क को सबकी चिट्ठियाँ कहाँ आती हैं? डाक खाने में आती हैं। और सबकी चिट्ठियाँ वितरित कहाँ से होती हैं? डाकघर से ही वितरित होती हैं। ठीक है, तो सारी जगह से संवेदनाएं एकत्र होके, है ना। संवेदनाएं मूल रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग मुख्य रूप से हैं, जिनको हम ज्ञानेंद्रियों के नाम से जानते हैं, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, है ना। कौन कौन सी? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इसमें आँख के द्वारा हम देख सकते हैं, नाक के द्वारा ग्रहण शक्ति यानी सूंघ सकते हैं, कान के द्वारा श्रवण कर सकते हैं, त्वचा के द्वारा स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं और जीभ के द्वारा हम स्वाद का अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो विभिन्न तंत्रिकाएं होती हैं वो इन सभी स्थलों पर फैली हुई होती है। इसके अतिरिक्त तंत्रिकाएं अस्थियों और मांसपेशियों से भी जुड़ी होती हैं और विभिन्न अंगों के क्रियाकलापों का नियंत्रण करती हैं। जब किसी जंतु के शरीर के अंदर अथवा बाहर कोई परिवर्तन होता है तो कुछ अंग इससे प्रभावित होकर इसका संकेत मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु में पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है वो किस क्रम में बना होता है? सबसे जो इसका केंद्रीय भाग है वो है मस्तिष्क, फिर आता है मेरुरज्जु। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखिए, तंत्रिका तंत्र का केंद्रीय भाग क्या है? मस्तिष्क। मस्तिष्क के पश्चात मेरुरज्जु, मेरुरज्जु के पश्चात तंत्रिकाएं। ठीक है, और ये जो तंत्रिकाएं होती हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं।
पहली होती है संवेदी तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिकाएं हम उन्हें कहते हैं जो संवेदनाओं को ग्रहण करके, ठीक है, क्या करती हैं, संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं ग्राही अंग से, जो कि उद्दीपन प्राप्त करके संवेदना को संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं को प्रदान करता है। और फिर क्या कहते हैं, उससे संवेदना को ग्रहण करके कहाँ पहुँच जाती हैं, मस्तिष्क तक पहुँच जाती हैं। फिर मस्तिष्क में प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क के आदेश को संभावित अंग तक पहुंचाता है कि कौन सा कार्य को वहां पर करना है, ठीक है। इस क्रम से जो है सूचनाओं का आदान प्रदान यहाँ होता है। तीसरा प्रकार जो होता है सहचर्य तंत्रिका कोशिकाएं, ये संवेदी और प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं की सहायता करने के लिए होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं यहाँ पर उपस्थित होती हैं। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनके कौन कौन से भाग होते हैं और उन भागों के क्या क्या कार्य होते हैं, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तंत्रिका कोशिकाओं में सबसे पहला जो उसका भाग होता है उसको हम कोशिका काय के नाम से जानते हैं। यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है। इसमें एक केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय के अतिरिक्त प्रोटीन से युक्त छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम निशल कण के नाम से जानते हैं। उसके बाद इन्हीं कोशिका काय में से तार के समान तंतुमय रचनाएं निकली होती हैं छोटी छोटी, उनको हम डेंड्रॉन कहते हैं। ये कोशिका काय से निकले प्रावर्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा प्रकार का तंत्रिका कोशिका का अंग है वो है एक्सॉन। एक्सॉन किसी ग्रंथि, पेशी या ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा हुआ होता है। इसको हम तंत्रिकाक्ष के नाम से भी जानते हैं। ये लंबे तंतु के समान रचना होती है जो हमारा कोशिका काय होता है उससे निकल के और खूब लंबाई में यह फैली हुई होती है। श्वान कोशिकाओं से निर्मित माइसिलिन भित्ति के अंदर यह बंद होती है। माइसिलिन जिसको हम मज्जा अच्छाद भी कहते हैं। माइसिलिन की जो कोशिकाएं होती हैं वह बीच बीच में टूटी होती हैं। इस स्थान जहाँ पर यह टूटा होता है माइसिलिन शीथ यानी मज्जा अच्छाद, उस स्थान को हम रेनवियर की नोड कहते हैं। यहाँ से जो एक्सॉन होता है वह शाखित हो सकता है। एक्सॉन का अंतिम सिरा शाखित हो जाता है और सिनेप्टिक कहलाता है। वहाँ पर घुंडी के समान रचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम सिनेप्टिक घुंडियाँ कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा तंत्रिका कोशिका है उसका चित्र को आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से तंत्रिका कोशिका के विभिन्न अंग यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम मस्तिष्क के कार्य तथा कोशिका जो तंत्रिका तंत्र है वो किस प्रकार से शरीर की क्रियाओं का समन्वय करता है उसके बारे में देखेंगे। धन्यवाद।